ओके, सो अब हम बात करते हैं डिजिटल सिक्योरिटी, एथिक्स और प्राइवेसी की। सो इस चैप्टर में वी शैल डिफाइन द टर्म्स डिजिटल सिक्योरिटी रिस्क्स एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ साइबर क्रिमिनल्स। हम ये देखेंगे कि डिजिटल सिक्योरिटी रिस्क्स कौन कौन से हो सकते हैं, और हम ये बताएंगे कि साइबर क्रिमिनल्स क्या हैं या कौन से साइबर क्रिमिनल्स हैं। ठीक है, यानी पोटेंशियल थ्रेट्स आपको क्या क्या हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, और हम ये देखेंगे कि साइबर क्रिमिनल्स किनको कहा जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। दैन डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरनेट एंड नेटवर्क अटैक्स। हम ये देखेंगे कि इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी के अंदर नॉर्मली किस किस तरह के साइबर अटैक्स पॉसिबल हैं, मतलब नेटवर्क के ऊपर कौन कौन से तरह के अटैक्स हो सकते हैं, और वी शैल ऑल्सो एक्सप्लेन द वेज टू सेफ गार्ड अगेंस्ट these attacks. Right? ओके, फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ टेक्निक्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड कंप्यूटर एक्सेस एंड यूज। देन वी शैल एक्सप्लेन द वेज दैट सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी। इसके बाद हम फिर ये देखेंगे कि जो नॉर्मली सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर हैं वो किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर की पायरेसी। पायरेसी का मतलब ये कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो अनऑथराइज्ड यूज़ हो रहा हो, यानी आपकी परमिशन के बगैर यूज़ हो रहा हो। कोई किसी ने कॉपी किया आपका सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ करने के बाद, सॉफ्टवेयर कॉपी करने के बाद फिर उसको यूज़ कर लिया, तो हम ये भी देखेंगे। अच्छा जी, इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि इंक्रिप्शन या डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं और डिजिटल सर्टिफिकेट्स किस तरह से काम करते हैं। ओके, सो इसके साथ साथ फिर हम ये देखेंगे कि वी शैल आइडेंटिफाई सेफ गार्ड्स अगेंस्ट हार्डवेयर थेफ्ट, वेंडलिज्म एंड फेलियर। हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से बच सकते हैं हार्डवेयर थेफ्ट से या वेंडलिज्म से, और इसी तरह से जो सिस्टम फेलियर है उससे हम किस तरह से बच सकते हैं। वेंडलिज्म का मतलब डाका डालना या किसी चीज़ को आप चोरी करके लूट के ले जा रहे हैं, वेंडलाइज कर रहे हैं, लूट के लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम किस तरह से बच सकते हैं इन चीज़ों से। देन वी शैल एक्सप्लेन द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर बैकिंग अप। हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से अपने जो डेटा है उसको प्रिवेंट, सबसे मेन चीज़ आपके डिजिटल वर्ल्ड में डेटा ही है, ठीक है। उसको किस तरह से आप किसी चीज़ को बैकअप के तौर पर बैकअप किस तरह से कर सकते हैं, उसका एक रिडंडेंट सॉल्यूशन किस तरह से ला सकते हैं। देन वी शैल आइडेंटिफाई रिस्क्स एंड सेफ गार्ड एसोसिएटेड विद वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से रिस्क अवेलेबल हैं और हम उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या कर सकते हैं। देन वी शैल रिकग्नाइज इश्यूज़ रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी, ठीक है। आप ये देखेंगे कि कोई इन्फॉर्मेशन, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में तो ये है कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन दे दी गई, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि इधर जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो एक्यूरेट है या नहीं है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं, कोड ऑफ कंडक्ट और ग्रीन कंप्यूटिंग क्या चीज़ है। तो ये हम जो है इनसे रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। डिस्कस इश्यूज़ सराउंडिंग इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। हम ये देखेंगे कि इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो डेटा है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब आपके डेटा से रिलेटेड, उसकी प्राइवेसी से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। अच्छा जी, अब डिजिटल सिक्योरिटी रिस्क कौन कौन से हैं। डिजिटल सिक्योरिटी रिस्क is any event or action that could cause a loss or damage to a computer or mobile device, hardware, software, data, information और processing capability, ठीक है। तो डिजिटल सिक्योरिटी रिस्क के अंदर ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं जिसमें जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर को नुकसान हो सकता है या आपकी मोबाइल डिवाइस को नुकसान हो सकता है, आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता है, आपका जो डेटा मौजूद है वो ख़राब हो सकता है, इन्फॉर्मेशन जो कुछ अवेलेबल थी, कम्युनिकेशन सिस्टम अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, कोई इंटरनेट कंसिडर कर रहे हैं, तो हो सकता है इन्फॉर्मेशन जो आप सेंड कर रहे हो
वो करप्ट हो जाए, या आपके जो हार्डवेयर है, जो भी हार्डवेयर है उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ डिस्टर्ब हो जाएं। ठीक है ना, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी से मुराद ये कि आपका जो CPU है उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी या अदर कोई भी माल फंक्शनिंग किसी भी किस्म की इन एनी फॉर्म वो हो, तो ये एक डिजिटल सिक्योरिटी रिस्क कहलाता है। एनी इलीगल एक्ट इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ अ कंप्यूटर और related devices generally is referred to as a computer crime। ठीक है, कोई भी इस तरह का काम जिसके अंदर आप कंप्यूटर यूज़ करें या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ यूज़ करें, ऐसी तमाम की तमाम एक्टिविटीज़, ऐसी तमाम की तमाम गैर कानूनी एक्टिविटीज़ कंप्यूटर क्राइम कहलाती हैं। और साइबर क्राइम इज़ एन ऑनलाइन और इंटरनेट बेस्ड इलीगल एक्ट। जबकि अगर इंटरनेट के ऊपर अगर किसी ने धोखाधड़ी की या इंटरनेट के ऊपर अगर किसी ने कोई इलीगल या गैर कानूनी काम किया तो उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर क्राइम और साइबर क्राइम के अंदर ये फ़र्क है। ओके, सो दिस इज़ द पिक्चर दैट इज़ डिपिक्टिंग द डिजिटल सिक्योरिटी रिस्क। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं। इंटरनेट का वायरस अटैक हो सकता है। ठीक है, इंटरनेट का वायरस अटैक हो सकता है। इसके अलावा आपके कंप्यूटर को कोई दूसरा बंदा अनऑथराइज्ड आपकी इजाज़त के बगैर एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये भी एक सिक्योरिटी रिस्क है। इसके अलावा हार्डवेयर थेफ्ट का मतलब तो ये है कि आपका कंप्यूटर ही चोरी हो गया। ठीक है, तो ये तो एक बिल्कुल ही एक एक्सट्रीम फेनोमेना है ना। अच्छा, इसके अलावा सॉफ्टवेयर थेफ्ट का मतलब आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ बनाई थी, कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, उसको कोई चोरी करके लेके चला गया। इंफॉर्मेशन थेफ्ट का मतलब ये है कि आपके पास कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, लाइक आपका जो क्रेडिट कार्ड नंबर था वो आप किसी ने चोरी कर लिया। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, डिजिटल सिक्योरिटी रिस्क है। इसके अलावा सिस्टम का फेलियर हो जाना। सिस्टम फेलियर से मुराद ये कि आपका कंप्यूटर ही बैठ गया, तो इस सूरत में तो कुछ नहीं किया जा सकता, बट ये कि वो सिक्योरिटी रिस्क है। अच्छा, अब किस किस तरह के डिजिटल सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं और किस किस सूरत में हो सकते हैं, इनकी शेप्स क्या क्या हो सकती हैं। हैकर, नॉर्मली हैकर्स जो हैं वो ऐसे लोग होते हैं या ऐसे पीपल हैं, ऐसे लोग हैं जो कि नॉर्मल रूटीन से हटकर कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी करना चाहते हैं या आपको इस तरह से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं कि आपके जो रनिंग सिस्टम है, जो कि नॉर्मल रूटीन का सिस्टम है, आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हैकर्स या क्रैकर्स। क्रैक करने का मतलब ये कि आपके पास कोई चीज़ दी हुई है, आपने कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया, सॉफ्टवेयर तो ऐसा डेवलप किया हुआ है जिसको कोई ऑथराइज परमिशन चाहिए होती है। ठीक है ना, ऑथराइज परमिशन का मतलब कोई सीरियल नंबर चाहिए, कोई इस तरह की चीज़ चाहिए। तो क्रैकर्स का मतलब ये कि वो आप एक आर्टिफिशियल की जनरेट कर लेंगे या कोई आर्टिफिशियल ऑथेंटिकेशन चीज़ जनरेट कर लेंगे जिसके थ्रू आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इजीली एक्सेस किया जा सके, जो कि नॉर्मली हम लोग मतलब नॉर्मली लोग जो है वो जिसको प्रेफर नहीं करते, इसको पसंद नहीं करते। अच्छा, इसके अलावा स्क्रिप्ट किडीज़ हैं। स्क्रिप्ट किडी क्या होती है? स्क्रिप्ट किडी का मतलब ये कि छोटे छोटे से स्क्रिप्ट लिख लिए और उन स्क्रिप्ट को इंटरनेट के ऊपर रख दिया। अब किसी ने मतलब इंटरनेट के थ्रू किसी को दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब अगर वो स्क्रिप्ट किसी दूसरे बंदे के पीसी में जाकर इन्वोक हो जाएगा, चलेगा, तो वो स्क्रिप्ट जो छोटी स्क्रिप्ट्स हैं वो डैमेज करेंगी, वो किसी ना किसी तरीके से डैमेज करने की कोशिश करेंगी। या फिर ये होगा कि आपका जो सिस्टम है उसके अंदर से इंफॉर्मेशन लॉस की शिकायत होगी आपको, वो कॉपी करेंगे इंफॉर्मेशन, कहीं दूसरी जगह भेज देंगे। दैन कॉर्पोरेट स्पाइज हैं। कॉर्पोरेट स्पाइज जो हैं वो ऐसे लोग हैं जो कि आपकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चेक कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम क्या हो रहा है। ठीक है, बट दे आर नॉट रिलेटेड टू मतलब डायरेक्टली रिलेट तो उस तरह से नहीं करते, लेकिन ये कि आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नज़र रखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर काम अब जो है वो
डिजिटली हो रहा है, तो इस तरह के जो कॉर्पोरेट स्पाइस हैं वो आपके डिजिटल जो डिवाइसेस हैं उनको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से अनएथिकल एम्प्लॉयज़ हैं। अनएथिकल एम्प्लॉयज़ का मतलब ये कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जो अगर कंपनी का कोई सीक्रेट मौजूद है तो उन एम्प्लॉयज़ तक तो नॉर्मली एक्सेस होती है कंपनी के सीक्रेट्स की, तो वो कंपनी के सीक्रेट्स को किसी दूसरे को शेयर कर दें। इसी तरह से साइबर एक्सटॉर्शनिस्ट्स हैं। साइबर एक्सटॉर्शनिस्ट्स क्या होते हैं? ये वो लोग हैं कि जो कि आपके कंप्यूटर को होल्ड कर लेते हैं, यानी आपका सिस्टम जो है इन्होंने होल्ड कर लिया और फिर उसके बाद आपसे पैसे मांगना शुरू कर देंगे। मतलब उन्होंने आपके कंप्यूटर की जितना डेटा है उस तमाम को इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है। उनके पास कंट्रोल चला गया तो उन्होंने आपके कंप्यूटर की जितना डेटा है उस तमाम को इनक्रिप्ट कर दिया। अब वो आपसे पैसे मांगेंगे कि जब तक तुम मुझे पैसे पे नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे डेटा को डिक्रिप्ट नहीं करूँगा, ठीक है। इसी तरह से साइबर टेररिस्ट हैं। साइबर टेररिस्ट वो लोग हैं जो कि ऑनलाइन रहकर धमकी दे सकते हैं किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने के लिए। कोई आपको किसी भी किस्म का मैसेज भेज सकते हैं कि अगर हमारा हुक्म नहीं माना तो हम ये कर देंगे, हम फिर किसी किस्म का नुकसान आपको पहुंचा देंगे, ठीक है। तो इसके अलावा इंटरनेट एंड नेटवर्क अटैक्स, ये क्या होता है? Information transmitted over networks has a higher degree of security risks than information kept on the organization premises. ये सबसे मेन चीज़ है। मेन चीज़ किस तरह है? मेन चीज़ इस तरह है कि देखिए, नेटवर्क जो है वो इंटर रिलेटेड नेटवर्क कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है ना, यानी मल्टीपल नेटवर्क्स मिलकर एक कंबाइंड इंटरनेट बना रहे हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पीसीज जो मौजूद होंगे विद इन ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होंगे, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन को चुराना या निकालना मुश्किल है बनिस्बत इसके कि अगर आप ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। Malware, short for malicious software, consists of programs that act without a user's knowledge and deliberately alter the operations of computer and mobile devices. तो malware जो हैं वो इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, malicious सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपकी नॉलेज में आए बगैर कंप्यूटर से जानबूझकर, मतलब आपकी इजाज़त के बगैर, आपकी मर्ज़ी के बगैर कंप्यूटर से नॉलेज या इन्फॉर्मेशन चोरी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कॉमन टाइप्स ऑफ मेलवेयर कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो वायरस है जो कि आपके कंप्यूटर को अफेक्ट कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है, इवन आपके मोबाइल डिवाइसेस को इन्फेक्ट करता है। इसी तरह से वॉर्म्स हैं। अब वॉर्म क्या होते हैं? अ प्रोग्राम दैट कॉपीज इटसेल्फ रिपीटेडली। वॉर्म जो है वो अपने आप को मुसलसल कॉपी करता रहता है, यानी अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बना देता है आपके कंप्यूटर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इन ए मेमोरी और नेटवर्क। अच्छा, अब इससे नुकसान क्या होता है? वॉर्म से नुकसान क्या होगा? कॉपी करने से नुकसान क्या होगा? आप जो मेमोरी यूज़ कर रहे हैं उस मेमोरी के अंदर नॉर्मली प्रोग्राम, जो रनिंग प्रोग्राम या एप्लीकेशन है, उसका डेटा रन कर रहा होता है। तो अगर कोई वॉर्म आ गया तो वो क्या करता है? अपने आप को मुसलसल कॉपी करना शुरू कर देगा। इस कॉपी करने की वजह से क्या होगा कि जो एक्चुअल प्रोग्राम था वो, उसका डेटा तो आपके रैम के अंदर ऐड नहीं हो पाएगा, बल्कि इस वॉर्म का डेटा जो है वो मुसलसल ऑक्यूपाई कर रहा होगा जगह, जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम होगा, पीसी होगा, वो बहुत स्लो हो जाएगा। इसी तरह से ट्रोजन हॉर्स होते हैं। ट्रोजन हॉर्सेस क्या है? अ प्रोग्राम दैट हाइड्स विद इन और लुक्स लाइक अ लेजिटिमेट प्रोग्राम, ठीक है। अनलाइक अ वायरस और वॉर्म, अ ट्रोजन हॉर्स डज नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ टू अदर कंप्यूटर्स और डिवाइसेस। ट्रोजन हॉर्स क्या करते हैं? ट्रोजन हॉर्स जो है वो अपने आप को छुपा लेता है। वो बज़ाहिर आपको लगेगा कि जैसे ये एक लेजिटिमेट प्रोग्राम है, यानी कि मिसाल के तौर पर आपने MS ऑफिस इंस्टॉल किया था, ठीक है। MS ऑफिस इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने MS वर्ड का एक पर्टिकुलर आइकन आता है, ठीक है। तो ट्रोजन हॉर्स क्या करेगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आइकन की तरह अपना एक आइकन जनरेट कर लेगा, बिल्कुल इसी तरह। आपको लगेगा कि यार ये जो है मैं यूज़ जो कर रहा हूँ, जैसे जो प्रोग्राम में मेरे सामने मौजूद आइकन मौजूद है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन है। बट जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही उसको आप खोलेंगे, तो आपके कंप्यूटर में ये ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन वायरस जो है ये इन्वोक हो जाएगा अचानक से, ठीक है, और आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है। इसी तरह से रूट किट है।
Rootkit is a program that hides in a computer or mobile device and allows someone from a remote location to take full control of the computer or device. तो रूटकिट का काम ये होता है कि ये कंप्यूटर के अंदर छुप जाता है किसी जगह पे जाके, और फिर इसके थ्रू रिमोट एक्सेस, यानी आपके कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस मिल जाता है किसी दूसरे को। इसी तरह से स्पाईवेयर, और हमने एडवेयर की बात पहले कर चुके हैं कि स्पाईवेयर क्या करता है और एडवेयर क्या करता है। स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर में जितना डेटा मौजूद है उसको स्पाई करता रहता है और किसी दूसरे पर्सन को, जो जिसने स्पाईवेयर बनाया होता है, उसको वो डेटा ट्रांसमिट करता रहता है। इसी तरह से एडवेयर्स हैं। एडवेयर्स जो है वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट जो आ रही होती है, आप अगर कोई वेब पेज खोलें तो उसके ऊपर आपको ज़बरदस्ती, आपकी इंटेंशन नहीं है, उसके बावजूद वो आपको मुख्तलिफ़ तरह के एड्स दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, ओके। तो अब ये इसमें स्टेप्स मौजूद हैं कि हो क्या क्या कुछ सकता है। तो हाउ अ वायरस कैन स्प्रेड वाया एन ईमेल मैसेज। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आपने आपके पास फर्ज करें कि कोई ईमेल आई, ठीक है, ईमेल के अंदर लिखा हुआ था कि भाई आपने जो है ना वो 1 करोड़ रुपये जीत लिए हैं, या 1 करोड़ रुपये आपके अकाउंट हम आपको देना चाह रहे हैं। तो अब आपने कहा कि ओके फ़ाइन, ज़बरदस्त, मुझे आप प्लीज़ दे दीजिए। तो उसने कहा, ईमेल के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो ईमेल के साथ एक अटैचमेंट लगी हुई है, आप इस अटैचमेंट को डाउनलोड कर लें और उसको खोल के या फॉर्म फिल कर दें। आपने जैसे ही अटैचमेंट डाउनलोड की, उसको खोल के देखा, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गया। ठीक है, तो नॉर्मली ये जो वायरसेस आते हैं वो ईमेल अटैचमेंट से आ सकते हैं। तो अब जो नॉर्मली क्या करते हैं, प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, दे सेंड ईमेल मैसेजेस दैट कंटेन द इन्फेक्टेड अटैचमेंट्स टू थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स अराउंड द वर्ल्ड। अब ये इन्फेक्टेड ईमेल भेज रहे हैं। अब इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये हो रहा है, सम यूज़र्स ओपन द अटैचमेंट एंड देयर कंप्यूटर्स बिकम्स इन्फेक्टेड विद द वायरस। जैसे ही वो खोलते हैं, अटैचमेंट खोलते हैं, उनके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है। और फिर उसके बाद इसी तरह से other users do not recognize the name of the sender of the email message. These users do not open the email message. ये जो यूज़र्स हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है, ये जो मतलब आपको 1 करोड़ रुपए की एडवाइस हो गई कि भाई 1 करोड़ रुपये आपको मिल गया, कैसे मिल गया? जब तक मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मैं उसके मैसेज को क्यों खोलूँ? तो ऐसे यूज़र जो इन मैसेजेस को नहीं खोलते हैं वो इस चीज़ से बच जाते हैं। Okay, a botnet is a group of compromised computers or mobile devices connected to a network. A compromised computer or device is known as a zombie. Botnet क्या होता है? Botnet एक ऐसा ग्रुप है कंप्यूटर्स का या मोबाइल डिवाइसेस का जो कि कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हुआ है, यानी जो अफेक्ट हुआ हुआ है। जितने अफेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, मिसाल के तौर पर एक वायरस था, वो 4 कंप्यूटर्स के अंदर दाखिल हुआ और उसने 4 कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट कर दिया। तो ये जो 4 कंप्यूटर्स हैं, ये बॉटनेट का एक ग्रुप कहलाएगा, और हर कंप्यूटर जो इस ग्रुप के अंदर शामिल है वो एक ज़ॉम्बी कहलाएगा। ठीक है, अ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक या डॉस अटैक डिसरप्ट्स कंप्यूटर एक्सेस टू एन इंटरनेट सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है? डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ये होता है कि आप बार बार, मिसाल के तौर पर एक सर्वर है और उसके साथ मुख्तलिफ क्लाइंट्स अटैच्ड हैं। ठीक है, अब अगर एक क्लाइंट मुसलसल रिक्वेस्ट भेजता रहे सर्वर के पास, तो फिर सर्वर क्या करेगा? सिर्फ उसका जो ज़्यादातर टाइम सर्व हो रहा होगा वो किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट को की जो रिक्वेस्ट है उनको सर्व करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा, और बाकी जो दूसरे क्लाइंट्स उस सर्वर से अटैच्ड होंगे वो सारे के सारे बैठ जाएंगे, यानी मतलब उनको रिस्पॉन्स कम मिलेगा। तो ऐसी सूरत में हालांकि जो क्लाइंट 1 है, यानी कि जो क्लाइंट ज़्यादा मैसेज भेज रहा है सर्वर को, वो कोई ख़ास मैसेजेस नहीं हैं, या वो मैसेजेस ऐसे हैं जो कि फजूल किस्म के मैसेजेस हैं। तो क्योंकि इसकी वजह से सर्वर का टाइम ज़ाया हो रहा है, तो ये अब होगा क्या कि एक ऐसा टाइम आएगा जब सर्वर सिर्फ़ और सिर्फ एक क्लाइंट को सर्व करना शुरू कर देगा और बाकी सारे के सारे जितने दूसरे क्लाइंट्स हैं उनको डिनाइल कर देगा या उनको मना कर देगा कि मैं तुम्हें सर्विस नहीं दे सकता। तो इस तरह के अटैक को डिनाइल ऑफ सर्विस का अटैक कहते हैं।
इसको नॉर्मली DD डॉस अटैक या डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस अटैक कहा जाता है, DDoS जो कहते हैं। अच्छा, इसी तरह से अ बैकडोर इज़ ए प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ए प्रोग्राम दैट अलाउज यूज़र टू बाईपास सिक्योरिटी कंट्रोल। अब बैकडोर जो है वो इस तरह के प्रोग्राम्स या इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि यूज़र को बताती हैं कि सिक्योरिटी कंट्रोल से बाहर निकल जाएं। मतलब अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो और वहाँ पर फायरवॉल मौजूद है, तो अगर आपने फायरवॉल को बाईपास करना है तो बैकडोर सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, आप इनको यूज़ करें, सिक्योरिटी फायरवॉल जो है वो बाईपास हो जाएगी और आप जो है वो ईज़िली बाईपास करके अपनी जितनी भी सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी अपने नेटवर्क के ऊपर, उनको बाईपास करके आप बाहर चले जाएंगे या दूसरे नेटवर्क को एक्सेस कर लेंगे। इसी तरह से स्पूफिंग है। स्पूफिंग इज़ अ टेक्निक इंट्रूडर्स यूज टू मेक देयर नेटवर्क और इंटरनेट ट्रांसमिशन अपीयर्स लेजिटिमेट। स्पूफिंग के ज़रिए होता ही है कि नॉर्मली इंट्रूडर्स का मतलब जो कि आपके नेटवर्क के अंदर घुसना चाह रहा है कोई भी बंदा, तो वो क्या करेगा, वो ऐसी ट्रांसमिशन करेगा कि जो कि लेजिटिमेट या लीगल नज़र आएंगी। ठीक है ना, आपको ऐसे मैसेजेस या ऐसी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा होगा जो कि लेजिटिमेट नज़र आ रही होगी, बट दैट इंफॉर्मेशन इज़ एक्चुअली इलीगल और इलेजिटिमेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके। फायरवॉल का क्या काम होता है? अ फायरवॉल इज़ ए हार्डवेयर और इट कैन बी ए सॉफ्टवेयर दैट प्रोटेक्ट्स अ नेटवर्क रिसोर्स फ्रॉम इंट्रूजन। फायरवॉल का काम ये होता है कि इंटरनेट और आपका अपना जो नेटवर्क है इसके दरमियान में सेफ गार्ड का काम करती है। ऐसी कोई चीज़ जो इंटरनेट के ऊपर मलिशियस है ये आपके नेटवर्क में नहीं आने देती। इसी तरह से आपके नेटवर्क के ऊपर अगर कोई चीज़ ख़राब मौजूद है या कोई मलिशियस किस्म की मौजूद है तो उसको इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफर नहीं होने देती। ठीक है, ओके। अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड यूज़। अनऑथराइज्ड एक्सेस क्या होता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस इज़ द यूज़ ऑफ ए कंप्यूटर और नेटवर्क विदाउट परमिशन। आप किसी की इजाज़त के बगैर किसी का कंप्यूटर या नेटवर्क यूज़ करें तो ये अनऑथराइज्ड एक्सेस कहलाएगा। अनऑथराइज्ड यूज़ is the use of a computer or its data for unapproved or possibly illegal activities. Unauthorized access normally आप किसी की कंसेंट के बगैर या उसकी इजाज़त के बगैर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, उसका कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक गलत काम कर रहे हैं। यानी ये सादे से अल्फाज में इस तरह से हुआ बात कि अगर किसी का बैंक अकाउंट है और आप उसके बैंक अकाउंट को ज़बरदस्ती यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये एक इलीगल एक्टिविटी है। इसी तरह से अगर किसी का कंप्यूटर है, उसके ऊपर उसका काम मौजूद है, उसकी मेहनत मौजूद है और आप ज़बरदस्ती घुस के किसी बंदे की मेहनत को चुरा लेते हैं या उसके काम को चुरा लेते हैं तो दैट इज़ इलीगल एक्टिविटी। ओके, ऑर्गेनाइजेशंस टेक सेवरल मेजर्स टू हेल्प प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड यूज़। एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी और डिसेबल फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग। नॉर्मली होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों के एक्सेस से आपको रोकती हैं। मिसाल के तौर पर आप वो चाहती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं कि आप डॉक्यूमेंट शेयर ना करें। ठीक है, आप क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नॉर्मली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रॉपर्टी है, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको एक्सेस नहीं देती कि आप डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकें। इसी तरह से म्यूज़िक है, म्यूज़िक आपको शेयर करने की इजाज़त नहीं होती। ये पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, प्रिंटर्स और डिवाइसेस हो गई, इन तमाम चीज़ों को डिसेबल कर दिया जाता है नॉर्मली, ताकि आप इन चीज़ों को बाहर के किसी बंदे से शेयर ना करवा सकें या इनको किसी जगह से दूसरी जगह शेयर ना कर सकें। तो ये बेसिकली अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए। ओके, एक्सेस कंट्रोल्स डिफाइन हु कैन एक्सेस अ कंप्यूटर, device or network when they can access it and what actions they can take while accessing it. Fine. So basically होता क्या है कि जब हम authorized access की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम अपने कंप्यूटर को या डिवाइसेस को या नेटवर्क को राइट दे रहे हैं, किसी बंदे को राइट दे रहे हैं कि वो हमारे नेटवर्क को, डिवाइस को या कंप्यूटर को एक्सेस कर सके और लेजिटिमेट एक्सेस कर सके, यानी और जो उसका एक्सेस हो वो लीगल एक्सेस हो। ठीक है,
तो ऐसे केस के अंदर जब हम लीगल एक्सेस देना चाहते हैं तो ऐसे केस में हम नॉर्मली यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। यूज़र को हम यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको यूज़ करके कोई भी यूज़र नेटवर्क को या कंप्यूटर को एक्सेस कर सके। देन a passphrase is a private combination of words often containing mixed capitalization and punctuation associated with the username that allows access to certain computer resources। इसके अलावा और दूसरे मेजर्स, यानी हमने यहाँ पर ये देखा कि यूज़र नेम और पासवर्ड की यूज़ हो रहा है। इसके अलावा एक पास फ्रेज भी होता है। पास फ्रेज क्या होता है? पास फ्रेज जो है वो जिस तरह हम पासवर्ड जब लिखते हैं तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स को कैपिटलाइज कर देते हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको हम स्मॉल में रखते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं जैसे कॉमा हो गया या स्टारिक हो गया। तो ये इसी तरह इन तमाम के कॉम्बिनेशन को मिलाकर एक पास फ्रेज बनाया जाता है, जनरेट किया जाता है, जो कि किसी भी यूज़र नेम से एसोसिएट हो सकता है। और इसका मकसद ये होता है कि हम कंप्यूटर के सर्टेन रिसोर्सेज को यूज़ करें। कंप्यूटर के सर्टेन रिसोर्सेज से मुराद हम, जैसे मिसाल के तौर पर आपको सिर्फ इतना अलाउ किया जा रहा है कि आप माइक को एक्सेस कर सकें, ठीक है ना। अगर नॉर्मल केसेस में तो आप अपने कंप्यूटर को यूज़ सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे कि आप उसके ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन ने आपको काम असाइन किया, मिसाल के तौर पर एप्लीकेशन टाइप करने का कोई काम असाइन किया हो, डेटा एंट्री का कोई काम असाइन किया हुआ है, प्रेजेंटेशन बनाने का कोई काम असाइन किया हो, तो सिर्फ आप वो एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकें। लेकिन पास फ्रेज के थ्रू आप माइक को एक्सेस कर सकेंगे ताकि अगर कोई मीटिंग है तो आप उस मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व हो सकें, ठीक है। इसी तरह से अ पिन और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर sometimes called a passcode is a numeric password either assigned by a company or selected by a user। इसी तरह से पिन है, नॉर्मली जिस तरह पिन कोड आप एटीएम कार्ड्स को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो पिन जो है वो एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसके थ्रू और ये नॉर्मली न्यूमेरिक होता है, जिसके थ्रू आप किसी भी कंपनी किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं या जो ऑथराइज डिवाइसेस हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एटीएम के ऊपर जब जाते हैं तो एटीएम का पिन होता है जिसके थ्रू आप कैश या अमाउंट जो है वो निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। A possessed object is any item that you must possess or carry with you in order to gain access to a computer or computer facility। इसी तरह से नॉर्मली होता ये है कि आपको कुछ डिवाइसेस दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर आपको यूएसबी दे दी जाती है। मतलब यूएसबी एक हार्डवेयर डिवाइस है और उस यूएसबी के अंदर एक कोड मौजूद होता है। जब आप कोड कंप्यूटर के अंदर लगाएंगे तभी कंप्यूटर को एक्सेस किया जा सके, ठीक है। A biometric device authenticates a person's identity by translating a personal characteristic into a digital code। अच्छा, इसी तरह से बायोमेट्रिक डिवाइसेस होती हैं जो कि एक्सेस करने में, किसी भी बंदे को एक्सेस करने में हेल्पफुल होती हैं। आप नॉर्मली बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यूजिंग फिंगरप्रिंट्स करते हैं, यूजिंग रेटिना यानी आँखों को देख के वेरिफिकेशन होती है, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम मोड्स होते हैं जो कि बायोमेट्रिक डिवाइस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पर मौजूद हैं मुख्तलिफ तरह के बायोमेट्रिक एक्सेस, जिसमें फिंगरप्रिंट रीडर है, फेस रिकग्निशन सिस्टम हो सकता है, हैंड ज्योमेट्री सिस्टम है कि आपका हैंड जो है वो हाथ किस तरह का है, इसी तरह से वॉइस वेरिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है, सिग्नेचर वेरिफिकेशन सिस्टम है, आइरिस रिकग्निशन सिस्टम है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिस्टम जो है ये नॉर्मली वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए या अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि कोई दूसरा बंदा किसी सिस्टम को एक्सेस ना कर सके। अच्छा जी, इसी तरह से टू स्टेप वेरिफिकेशन होती है। टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो यूजेस टू सेपरेट मेथड्स वन आफ्टर द नेक्स्ट टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ ए यूज़र। अब होता क्या है, मिसाल के तौर पर आप जो है वो अपने ईमेल अकाउंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। अब ईमेल अकाउंट को एक्सेस करने के लिए आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। अच्छा, अब जब ईमेल एड्रेस पासवर्ड डाला तो वो आपको एक सेकंड जगह पे लेके जाएगा। अब नॉर्मली ये हो सकता है कि आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड चोरी हो जाए, मतलब आपका ईमेल एड्रेस का पासवर्ड चोरी हो गया तो वो दूसरा एक्सेस कर सकता है। बट
कुछ केसेस में इस तरह है कि जब आपने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाला तो वो आपको एक और पेज के ऊपर लेकर चला जाएगा। वो आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है, ताकि मैं उसके ऊपर एक मैसेज सेंड करूं, और जो मैसेज तुम्हारे पास रिसीव हो उस मैसेज को डिस्प्ले बॉक्स यहाँ मौजूद है, इस डिस्प्ले बॉक्स के अंदर डालना, ताकि मैं तुम्हें ऑथेंटिकेट कर दूँ, ताकि मैं तुम्हें बता दूँ कि जो तुमने जो एक्चुअली वाकई तुम ही मुझे एक्सेस कर रहे हो, या जिसका ईमेल एड्रेस है वो ही मुझे एक्सेस कर रहा है। तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, तो फ़िलहाल यहाँ पर हम रोकते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको फर्दर चीज़ें डिस्कस करेंगे।